हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद न्यू एंथुसियाज्म, न्यू इंटरेस्ट एंड न्यू इमेजिनेशंस. So today's topic of discussion, or you can say today's hero of the story, is lipid, which is also known as fat. जब भी हम लिपिड्स या फैट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में वो सारे टेस्टी फूड्स आते हैं जिनके अंदर लिपिड पाया जाता है. फॉर एग्जांपल के लिए घी, बटर एंड ऑयल, जो कि आपके फूड के टेस्टनेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज करने का काम करते हैं. इट मीन्स लिपिड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग palatability of the food. Also, it is also responsible for इंक्रीजिंग बॉडी वेट. यानी कि लिपिड का काम फूड को डिलीशियस बनाने के साथ साथ हमारी बॉडी के वेट को इंक्रीज करने में भी है. बट स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्टरी सेक्शन, एज वी ऑल नो, वी आर लर्निंग बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम टू डिफरेंट टेक्स्ट बुक. अकॉर्डिंग टू द नरेटर, लिपिड इन इट्स इंट्रोडक्शन ऑल्सो डिस्क्राइब इटसेल्फ in 4 different lines. First line, with water I say touch me not, यानी कि लिपिड अपने इंट्रोडक्शन में ये कह रहा है कि वाटर के साथ मैं ये कहता हूँ कि मुझे मत छुओ, बिकॉज एज यू ऑल नो लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, यानी कि वो वाटर से डरते हैं. टू द टंग आई एम टेस्टफुल, यानी कि टंग के लिए मैं टेस्टफुल हूँ. विद इन लिमिट्स आई एम ड्यूटीफुल, अगर मुझे लिमिट में लिया जाए तो मेरी अपनी ही अलग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. बट इन एक्सेस आई एम डेंजरस, लेकिन अगर अधिकतम मात्रा में मैं ले लिया जाऊं तो मैं डेंजरस भी हो सकता हूं. यानी कि लिपिड आपने पूरे के पूरे इंट्रोडक्टरी सेक्शन में इन 4 लाइंस में हमें ये समझाना चाहता है कि पूरे के पूरे इस चैप्टर में आप किन किन पॉइंट को डिस्कस करोगे. यानी कि आप किस तरीके से कह सकते हो दैट लिपिड आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, और आखिर लिपिड्स की कौन कौन सी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौन से लिपिड्स आपके लिए डेंजरस होते हैं एंड कौन से लिपिड्स आपके लिए बेनिफिशियल माने जाते हैं. नाउ लेट्स डेल्व इनटू द इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ द लिपिड. First of all, as you all know, lipids are biomolecules. Bio means these are the molecules which are found in living organisms और living entities. यानी कि ये ऐसे molecules हैं जो living organisms के अंदर पाए जाते हैं. That is why lipids are also considered as organic molecule. इस वजह से lipids और fats को organic molecules भी कहा जाता है क्योंकि nature में भी पाए जाते हैं. As we all know students, if biomolecules are found within living organism, तो आखिर living organisms के अंदर biomolecules की actual location क्या होती है, यह आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा कि अगर biomolecules living organism के अंदर पाए जाते हैं तो एक living organisms की सबसे smallest structural और functional unit होती है cell. यानी कि biomolecules भी सेल के ही अंदर कहीं पाए जाते होंगे और उस लोकेशन को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है. हमने ये भी पढ़ा है कि जब आपको ये प्रूफ करना हो कि हमारी सेल के अंदर ये बायोमोलिक्यूल्स प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को पढ़ते थे, दैट इज बायोमोलिकुलर एनालिसिस, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा था दैट लिपिड्स एंड फैट्स आर फाउंड इन द रिटेंटेट और एसिड इनसॉल्युबल पूल, बट दे आर नॉट अ स्ट्रिक्ट बायो मैक्रोमोलिक्यूल. यानी कि अगर लिपिड्स की बात की जाए तो वो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म में तो पाए जाते हैं, लेकिन जब इन्हें बायोमोलिकुलर एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देखा गया तो ये हमेशा रिटेंटेट और एसिड इनसॉल्युबल पूल वाले फ्रैक्शन में देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन रिटेंटेड और एसिड इनसॉल्युबल पूल में आने के बावजूद भी आप इन्हें स्ट्रिक्ट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कह सकते. अब सबसे पहले ये समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बायोमोलिकुलर एनालिसिस वाला एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा है. तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि रिटेंटेड और एसिड इनसॉल्युबल पूल क्या होता है और आखिर ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों नहीं है. सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट बायोमोलिकुलर एनालिसिस. हमने इस एक्सपेरिमेंट में एक लिविंग टिश्यू लिया है क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि इस लिविंग टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर बायोमोलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. तो हमने सबसे पहले इस एनिमल टिश्यू को ले लिया है और अब हम इसे ग्राइंड करना स्टार्ट कर रहे हैं
मोर्टार एंड पेसल में। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लेबोरेटरी में यूज किया जाता है ड्रग्स को या किसी टिश्यू को ग्राइंड करने के लिए। और ग्राइंड करने के दौरान क्योंकि हमें अल्टीमेटली ग्राइंडिंग के बाद इसका एक पेस्ट बनाना है, तो पेस्ट वाला टेक्सचर देने के लिए यहाँ पर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को ऐड करते हैं। अब आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और इस टिश्यू को, इस एनिमल टिश्यू को आपस में ग्राइंड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेसल। आफ्टर ग्राइंडिंग आपका पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब जब भी आप इस पेस्ट को फिल्टर करने की कोशिश करोगे, फिल्ट्रेशन के लिए आप डिफरेंट कंपोनेंट का यूज करते हो, बट मोस्ट कॉमनली जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होता है दैट इज चीज क्लोथ। ये चीज क्लोथ के पास बहुत ही फाइन होल्स होते हैं जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन हो सकता है। अब जब भी आप इस पेस्ट को इस चीज क्लोथ के ऊपर डालोगे तो फिल्ट्रेशन के बाद कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे इस मिक्सचर में जो कि बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे आफ्टर फिल्ट्रेशन, जबकि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल होंगे जो कि फिल्टर नहीं हो पाते हैं, तो वो इस चीज क्लोथ के ऊपर ही रिटेन रह जाते हैं। अब जो चीजें ऊपर रिटेन रह जाती हैं यानी कि अटकी रह जाती हैं, उन्हें कहा जाता है रिटेंटेट। ऑब्वियस है, जो चीजें ऊपर अटकी रह गई यानी कि वो अच्छे से इस एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाई होंगी, तो वो सारी चीजों को हम कह देते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। ऑब्वियस है, आपके इस चीज क्लोथ के फाइन होल से वही चीजें नीचे नहीं जा पाएंगी जिनका साइज बड़ा होगा, तो आप उन्हें कह देते हो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल एक लिविंग टिश्यू के अंदर से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी कि इस एनिमल टिश्यू के ऐसे कंपोनेंट्स जिनका साइज बड़ा होता है और जो इस फाइन होल को, जो कि चीज क्लोथ के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हें क्रॉस नहीं कर पाता है, उन्हें एसिड इनसॉल्युबल कैटेगरी में रखा जाता है और इन्हें रिटेंटेट भी कहा जाता है। और हमने यही लाइन एज इट इज लिपिड के लिए भी लिखी है, जबकि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि इस मिक्सचर से ही सेपरेट होकर इस चीज क्लोथ से फिल्टर होकर नीचे आ जाते हैं, उन्हें आप फिल्टरेट कहते हो। ऑब्वियस है, फिल्टरेट में वही चीजें आएंगी जो इस एसिड में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगी, दैट इज व्हाई फिल्ट्रेट इज आल्सो नोन एज एसिड सॉल्युबल पूल। ऑब्वियस है, केवल वही मॉलिक्यूल्स नीचे आ सकते हैं जो चीज क्लोथ के फाइन होल से क्रॉस कर सकते हैं। इट मींस दोज आर बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। मींस बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। वो साइज रेंज 18 से 800 डाल्टन के बीच की होती है, जबकि किसी भी मॉलिक्यूल को बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कहने के लिए उसका साइज 10,000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए। अब हमने ये लिखा है कि लिपिड्स जो होते हैं वो हमेशा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाए जाते हैं या रिटेंटेट फ्रैक्शन में पाए जाते हैं, यानी कि वो यहाँ पर अटक जाते हैं, लेकिन हम उन्हें स्ट्रिक्ट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हम उसे स्ट्रिक्ट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, यानी कि एक्चुअल में उसका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो बहुत ही छोटा होगा, यानी कि 10,000 डाल्टन के कंपैरिजन में उसका साइज कम होगा, तो आखिर वो रिटेंटेड या एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन में क्यों आ रहा है, अब सबसे पहले ये समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, व्हेन एनिमल एंड प्लांट टिश्यू ग्राइंडेड इन मोर्टार एंड पेसल, जब भी आप एनिमल या किसी प्लांट टिश्यू को ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ मिलाकर मोर्टार एंड पेसल में ग्राइंड करना स्टार्ट करते हो, तो ऑब्वियस है सबसे पहले उस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट जितनी भी सेल्स होंगी उनकी आउटर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट करेंगी। जैसे कि अगर कभी भी किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंजरी देखने के लिए मिलती है। इन द सेम वे, अगर आप किसी टिश्यू को ग्राइंड करना स्टार्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पेसल, तो सबसे पहले उसकी आउटर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट होती है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन डिसरप्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एज यू ऑल नो, आपके हर एक टिश्यू के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमेशा लिपिड बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होती है, जो कि फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। और इस फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर फॉस्फेट का हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और जो लिपिड की टेल्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, यानी कि जो वाटर से डरती हैं। अगर हम यहाँ पर से एक फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को जूम करके देखें तो ये है उसका फॉस्फेट हेड जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और ये दो हैं उसकी
हाइड्रोफोबिक टेल्स जो कि फैटी एसिड की चेन्स है। नाउ आप यहाँ पर देख सकते हो ईच लिपिड मॉलिक्यूल इज माइक्रोमॉलिक्यूल। असल में अगर मैं एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो माइक्रोमॉलिक्यूल होता है क्योंकि उसका साइज 800 डाल्टन से कम होता है। तो आखिर रीजन क्या है कि हम उसे रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाते हैं? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। अगर हम कह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने एनिमल या प्लांट टिश्यू को ग्राइंड करना स्टार्ट किया एक एसिड में, सो एसिड इज एन एक्वस सॉल्यूशन और इस एक्वस सॉल्यूशन में मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन वाटर का है। अगर हम इस टिश्यू को ग्राइंड कर रहे हैं उस एसिड में जिसके पास मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन वाटर का है, तो इस वजह से जैसे ही आप एनिमल टिश्यू को ग्राइंड करना स्टार्ट करोगे, सेल मेम्ब्रेन टूटेगी और ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि इनके पास हाइड्रोफोबिक टेल है और वो एसिड के कांटेक्ट में आते ही यानी कि एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आते ही ड्यू टू इट्स हाइड्रोफोबिक नेचर, अपने हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से दोबारा से अदर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल के साथ एक लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को एक वेसिकल की फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट करता है। यानी कि जैसे ही सेल मेम्ब्रेन टूटेगी और फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड नाम के एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे, तो अपनी हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से वो आपस में एग्रीगेट होते हैं और एक वेसिकल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। As you can see, lipids always start forming vesicle। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन टूटती है, लिपिड्स दोबारा से वेसिकल बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि इनके पास हाइड्रोफोबिक टेल है जो कि ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड नाम के एक्वस सॉल्यूशन से डरता है। अब क्योंकि आप देख सकते हो इस लिपिड वेसिकल के अंदर एक से ज्यादा फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वेट होगा इस लिपिड वेसिकल का, जिसे आप लाइपोसोम कह देते हो, वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि नॉर्मली अगर एक मॉलिक्यूल की बात करते तो वो 800 डाल्टन होता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है तो ओवरऑल आपके लिपिड के इस वेसिकल का मॉलिक्यूलर वेट या आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो जाता है। सो As you can see, this liposome has more than one lipid molecule। क्योंकि इस लाइपोसोम के अंदर एक से ज्यादा लिपिड मॉलिक्यूल है तो अल्टीमेटली ओवरऑल मॉलिक्यूलर वेट जो होगा इसका वो इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज अगर आप जोड़ना स्टार्ट करोगे तो यहाँ पर तो मैंने कम लिपिड के मॉलिक्यूल दिखाए हैं, इससे भी ज्यादा लिपिड के मॉलिक्यूल एक लाइपोसोम के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 800 प्लस 800 प्लस 800 मॉलिक्यूलर वेट को जोड़ते जाओगे तो वो अल्टीमेटली 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका लिपिड एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हो सकता है। बट अगर इंडिविजुअल लिपिड मॉलिक्यूल की बात करूं तो वो एक बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, लेकिन क्योंकि वो कभी इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा एक वेसिकल फॉर्म कर लेता है, तो इस वजह से उसे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में रखा गया है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को उस चीज क्लोथ से पास करवाना चाहो तो ये उस चीज क्लोथ से पास नहीं हो सकता क्योंकि इसका साइज बड़ा है। लेकिन अगर एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात करी जाए तो ये आसानी से क्रॉस कर सकता था, लेकिन कभी ये अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस वजह से ये कभी भी फिल्ट्रेट या एसिड सॉल्युबल पूल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आई होप स्टूडेंट्स आपको इंट्रोडक्टरी सेक्शन में ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि आखिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि लिपिड को जब भी बायोमोलिकुलर एनालिसिस एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जाए तो वो हमेशा रिटेंटेड और एसिड इनसॉल्युबल पूल वाले फ्रैक्शन में आता है, लेकिन तब भी आप इसे स्ट्रिक्ट बायो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। Now let's discuss the definition of lipids. So lipids may be regarded as organic substances। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है और जितनी भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं those are organic molecules। That is why lipids को आप ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हो विच आर रिलेटिवली इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि आप जानते हो कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर से डरते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन इन्हें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जा सकता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि एल्कोहल एंड ईथर एटसेट्रा।
दे आर एक्चुअली और पोटेंशियली रिलेटेड टू द फैटी एसिड। अगर आप देखो ये एक्चुअली एंड पोटेंशियली रिलेटेड होते हैं फैटी एसिड से, जिसे हम अभी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। हर एक लिपिड के स्ट्रक्चर में फैटी एसिड प्रेजेंट होता है एंड यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग सेल। और इन लिपिड के मॉलिक्यूल्स को, इन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स को आपकी लिविंग सेल यूटिलाइज कर सकती है। So this is all about the definition of lipid. Now move towards the functions of lipid कि आखिर lipids के function क्या होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा भी था, लिपिड अपने इंट्रोडक्टरी सेक्शन में कहता है दैट विद इन लिमिट्स, अगर मैं लिमिट में ले लिया जाऊं तो मेरी अलग ही ड्यूटीज होती हैं। तो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लिपिड। स्टूडेंट्स, आपने कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस में भी ये चीज पढ़ी होगी दैट कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट्स एज डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। और हम ये भी जानते हैं कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को खाने के बाद आपको 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आपको याद हो, आपने सेलुलर रेस्पिरेशन जब मेरे साथ पढ़ा था तो हमने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में ये चीज डिस्कस करी थी दैट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। बट अगर बात की जाए कि मैक्सिमम एनर्जी किस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से मिलती है, तो वो लिपिड्स होते हैं। इट मींस लिपिड्स का पहला फंक्शन यही होता है दैट दे कैन आल्सो एक्ट एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ये भी आपकी एक स्टोरेज फॉर्म होते हैं एनर्जी के। क्यों? अगर आप 1 ग्राम फैट को खाते हो तो वो आपको 9 किलो कैलोरी देता है मैक्सिमम, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिव काफी ज्यादा है। सेकेंड फंक्शन अगर आपको याद हो, कार्बोहाइड्रेट में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी। कार्बोहाइड्रेट का ये काम होता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाने में मदद करता है। अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा भी होगा, आपकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करते हैं। दोनों को बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। इन द सेम वे अगर आप देखो, आपकी पूरी की पूरी सेल मेम्ब्रेन तो फॉस्फोलिपिड की ही बनी है एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड, यानी कि आपका लिपिड भी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है और इसके ऊपर पाए जाने वाले ग्लाइकोलिपिड मॉलिक्यूल भी एक तरीके के लिपिड होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की तरह काम करते हैं। नाउ थर्ड फंक्शन, इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन और यू कैन से हीट प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। एक्चुअली में आपके लिपिड का काम इंसुलेशन का भी होता है, यानी कि इसका काम होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लॉस को प्रिवेंट करना हमारी बॉडी में। तो आपकी बॉडी में ये हीट के लॉस को कैसे प्रिवेंट करता है, हीट प्रोडक्शन में कैसे मदद करता है? सो इट इज प्रेजेंट अबंडेंटली इन सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ योर स्किन। आप सभी जानते हैं आपकी स्किन की जो थर्ड लेयर होती है दैट इज नोन एज हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू, वहां पर भर भर के एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं जिनके अंदर फैट इकट्ठा होता है, फैट स्टोर होता है। जब भी आपकी बॉडी को ठंडी महसूस होती है या कोल्ड टेम्परेचर से कांटेक्ट होता है तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी के इस सबक्यूटेनियस लेयर में प्रेजेंट एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर फैट का हाइड्रोलिसिस स्टार्ट होता है और अल्टीमेटली उससे हीट प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी के लॉस को ये कैसे प्रिवेंट करता है? न्यूरॉन्स में प्रेजेंट माइलिन शीथ के थ्रू। एज यू ऑल नो, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। आपके न्यूरॉन्स के एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ पाई जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये माइलिन शीथ कौन सी सेल बनाती है। इस माइलिन शीथ के थ्रू एक्सॉन के अंदर कंडक्ट हो रहे नर्व इम्पल्सेस के लॉस को प्रिवेंट किया जाता है। इसके अलावा लिपिड्स प्रोवाइड्स शेप एंड कंटोर टू योर बॉडी, यानी कि हम सभी जानते हैं स्केलेटल सिस्टम तो हर एक ह्यूमन के अंदर सेम ही होता है, लेकिन हमें जो डिफरेंट बनाता है, हमें जो शेप देने का काम करता है, दैट इज लिपिड। एज वी ऑल नो, फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ईस्ट्रोजन लेवल हाई होने की वजह से उनके ब्रेस्ट और हिप्स में एडिपोज टिश्यूज का एक्यूमुलेशन ज्यादा देखने के लिए मिलता है, फैट का एक्यूमुलेशन ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अल्टीमेटली जिसकी वजह से फीमेल्स की बॉडी को एक फेमिनिन स्कल्पचर प्रोवाइड होता है। इट मींस इस लिपिड का काम बॉडी को शेप और कंटोर देने में भी है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बॉडी ऑर्गन्स बाय फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव कवरिंग्स और लेयर्स, यानी कि ये आपकी बॉडी के कई ऑर्गन्स को
प्रोटेक्शन देने का काम करता है उनके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर और कैप्सूल बनाने में। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा हार्ट के बाहर एक फैट की लेयर होती है जिसे पेरिकार्डियल फैट कहा जाता है। आपकी किडनी के बाहर एक कैप्सूल होता है जिसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है, जो कि अल्टीमेटली फैट से मिलकर बना होता है। इसके अलावा फैट हेल्प करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन में। हम सभी को पता है विटामिन्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल। तो जो फैट में सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए आपको फैट खाने का बहाना मिल जाता है, और ऐसे विटामिन्स के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको फैट खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स को आप याद कर सकते हो एडेक से, ADE यानी कि विटामिन ADE और K ऐसे विटामिन्स है जो फैट में सॉल्युबल होने के बाद बॉडी उन्हें यूटिलाइज कर सकती है। जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन सिर्फ दो टाइप के, विटामिन B एंड विटामिन C। ऑल्सो लिपिड का ये काम भी होता है कि वो आपके फूड को टेस्टी बनाने में हेल्प करता है, उसे डिलीशियस बनाने में हेल्प करता है। एंड द लास्ट फंक्शन, लिपिड्स हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग हार्मोन्स। हमने हार्मोन्स में भी पढ़ा था कि कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं जिन्हें स्टेरॉइड हार्मोन्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरॉन, जो कि बॉडी में प्रेजेंट सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करके रखने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और यू कैन से फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फंक्शन समझ आया हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून विद अस फॉर द नेक्स्ट सेशन। Till then, keep learning, keep exploring, and always remember biochemistry is the most interesting subject. Thank you.